provided, like if your ITC is more than or you greater of ITC or output tax, you have to reverse it. And simultaneously अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन अगर आपकी SGST में कैंसिल होती है, सिमिलरली वो CGST में भी कैंसिल होती है. ऐसा नहीं है कि जैसे अगर मैंने दिल्ली DGST और के अंदर रजिस्ट्रेशन है और CGST में रजिस्ट्रेशन है तो मेरी दिल्ली में कैंसिल हो गई और वो CGST में नहीं होगा, ऐसा नहीं होता. एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर. एनीथिंग फॉर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ कैंसिलेशन कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में आ रहा हो? अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है और 12 महीने हो गए हैं एंड नील रिटर्न उसका भर रहे हैं तो भी उसका कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन? नॉर्मली प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो कैंसिल नहीं होता है, ठीक है. बट अगर कोई भी आपको शो कॉज नोटिस आता है डिपार्टमेंट से तो आप उनको प्रॉपर रिप्लाई जरूर देना कि आपने बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं किया है. अगर आप उसका रिप्लाई दे दोगे देन आपका कोई भी आपकी कैंसिलेशन नहीं होगी. ओके. या एनीथिंग एल्स? सर कौन डिटरमाइन कर सकता है कि ये एंटिटी फेक है या आपकी ना अभिषेक जी आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, ब्रेक हो रही है. बट मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ. ये कौन डिटरमाइन कर सकता है कि आइडेंटिटी पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फेक है कि नहीं? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. बट आजकल इतने सॉफ्टवेयर हैं डिपार्टमेंट के पास, वो क्विकली बता सकता है कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन फेक है कि नहीं. उसके मैं आपको 2-3 तरीके बता सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप टर्नओवर तो आपकी करोड़ों में जा रही है, आपका टैक्स जो पेमेंट गवर्नमेंट को है वो हजारों में भी नहीं है. सेकंड, जब आपकी वेरिफिकेशन पे कोई ऑफिसर आया जो रैंडमली कभी भी आ सकते हैं, वो ये चेक करते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपका ऑफिस ही नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने दिखा रखा है कि एनएसपी में बहुत फ्लरिश्ड ऑफिस है मेरा और मेरी करोड़ों की ट्रांजेक्शन हो रही है. बट जब कोई ऑफिसर चेक करने आता है, ये वो देखने आता है कि भाई मिस्टर गुप्ता के यहाँ से जो माल तो जा रहा है करोड़ों के अंदर बट टैक्स नहीं आ रहा, और पता करते हैं कि यहाँ पे कोई फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, देन इट्स अ क्लियर केस कि ये फेक फर्म बनाई गई जस्ट टू डिफीट द पर्पस ऑफ रेवेन्यू, इनडायरेक्ट रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. आई थिंक मुझे अभिषेक जी आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. सर थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम है. हाँ प्लीज. रिसेंटली जो लॉज अमेंड हो रहे हैं उसके अंदर उन्होंने बिजनेसेस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर ए एंटिटी एंड आई एम बी एंटिटी एंड आई एम फेक, और आपको मैंने सामान बेचा, आपके पास सारे बिल्स हैं, सामान भी आ गया, पर मैं फेक हूँ, तो वो कहते हैं कि आपने सामान खरीदा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. ठीक बात है. मेरा बस ये क्वेश्चन था कि हम कैसे अब गवर्नमेंट तो मैं नहीं हूँ, गवर्नमेंट जिसका काम है डिसाइड करना कि कौन फेक है कौन सही है, वो कर नहीं रहा. अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे फेंक रहे हैं सब. सो हाउ कैन वी डिफेंड दिस? नहीं बट अभिषेक जी एक चीज है कि ये तो प्रैक्टिकल ये प्रॉब्लम हर कोई फेस कर रहा है, बट मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अभी भी समझ नहीं पाया हूँ. क्योंकि कारण ये है कि अगर या तो आप इनवॉइस किसी से बिल ले रहे हो या फिर अगर सामान ले रहे हो तो वो फेक कैसे हो सकता है? मेरा क्वेश्चन, मैं आपको इस क्वेश्चन के आपको यही आंसर देना चाहूंगा. अगर आप कहते हो कि मैं जेन्युइन डीलर से माल ले रहा था, नहीं, हाउ कैन वी डिफेंड दिस? तो उसके अंदर एक सिंपल सा यही है कि दैट यू शुड हैव ऑल योर पर्टिकुलर इनवॉइसेस, यू शुड हैव योर बैंक स्टेटमेंट्स, यू शुड हैव योर पर्टिकुलर रिसीट कि आपका माल गया है. ईवे बिल होना चाहिए, बट ईवे बिल के अंदर जो आप व्हीकल नंबर भी डाल रहे हो उस व्हीकल की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए. देयर आर नंबर ऑफ केसेस. सारी चीजें ऐप के अंदर, सारी चीजें ऐप ऐप इज देयर, तो ऐप के अंदर डाल दी, तो इसलिए अरेस्ट दिन 2 दिन जीएसटी के डिपार्टमेंट जो बना हुआ है डायरेक्टरेट, वहां पे अंदर रूम्स बनाए हुए हैं, 4-4 दिन 2-2 दिन अंदर ही बिठा के रख देते हैं कि ताकि बंदा परेशान हो जाए, बोल दे कि भैया मेरे से 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो और मुझे जान दो भाई. तो अभिषेक जी आप पहले मुझे बताओ, लॉयर हो, सीए हो, या मतलब मुझे थोड़ा सा बताएंगे एक बार? मैं तो स्टूडेंट हूँ फिलहाल, लर्न कर रहा हूँ आपसे. आप गुरु हैं. मैं खुद स्टूडेंट हूँ लॉ का.
देखिए इसमें ये होता है कि अभिषेक जी, अगर आपका कोई भी अच्छा प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है या लॉयर है या CW एनीथिंग, और अगर आपके पास ऑल प्रूफ्स हैं, तो आप अगर डिपार्टमेंट में जाते हो, देयर आर नंबर ऑफ केसेस ऑफ हाई कोर्ट, इवन इन माय केस आल्सो, जिसके अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आप किसी भी डीलर को हैरेस नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपके पास इनवॉइसेस हैं और यू हैव अ प्रॉपर प्रूफ, देन डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव द कोलिजन बिटवीन द डीलर्स, कि परचेजिंग और सप्लाई डीलर के अंदर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था जस्ट टू डिफीट द पर्पस ऑफ GST। मैं मानता हूं कि डिपार्टमेंट से हैरेसमेंट के केसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे नोट भी हो चुके हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हमारे कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक्शन भी ले रहे हैं ऑन पर्टिकुलर हैरेसमेंट टू पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स, नॉट ओनली डीलर, प्रोफेशनल्स भी आल्सो गेटिंग हैरेस्ड इन दैट। बट ये है कि इट्स अ वेरी लॉन्ग फाइट। ये वैट के अंदर भी थी, वैट के अंदर मेरा खुद का केस था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट हार गया था और हमको बोला गया था कि ITC कैन बी टेकन। अब सिमिलरली वी हैव टू फाइट इन द GST आल्सो, इट्स अ लॉन्ग बैटल, लेट्स सी, आई होप फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट। बट Madras High Court, Gujarat High Court or even the Delhi High Court have given the wonderful judgments under which it has been mentioned कि अगर dealer is providing everything to you, then department has to prove that there was a collusion between the both to defeat the purpose. If they can't, then the result will be different. अभी all these particular matters right now कोर्ट के अंदर ही हैं, फाइनल डिसीजन अभी बहुतों का आना है, कईयों का चल रहा है। अब जो आपका क्वेश्चन है कि वो हैरेस करते हैं 4-4, 5-5 दिन के लिए, उसके लिए यही है कि दैट यू मस्ट हैव हायर पर्टिकुलर गुड लॉयर और प्रोफेशनल, सो दैट कि वो पर्टिकुलर हैरेसमेंट को रोक सके बाय थ्रू द ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, आई होप कि अभिषेक आपको मिल गया होगा। आई होप। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ अब हमारे पास टॉपिक है अंडर सेक्शन 30 व्हिच स्पीक फॉर द रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन तो हमारी कैंसिल हो गई, अब इसको रिवोक भी कराना जरूरी है। बट रिवोक कौन सी हुई है? जो सुवो मोटो कैंसिलेशन है, दैट ओनली कैन बी रिवोक्ड। वी हैव टू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। सुवो मोटो का मतलब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है, अगर मैंने खुद अपने लिए अप्लाई कर दी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, देन वो दैट थिंग कैन नॉट बी रिवोक्ड। अब कंसर्न पर्सन जिस भी किसी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई है फॉर XYZ रीजन, और वो ये चाहता है कि शायद गलत पर्टिकुलर फैक्ट के रिगार्डिंग, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ने उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी है, देन ही हैज टू अप्लाई पर्टिकुलर दैट अथॉरिटी of that department within 30 days in RAG 21. After receiving that particular application, opportunity of being heard will be given to dealer, and then particular authority will decide whether registration has to be accepted or rejected. एनीथिंग लाइक अभी कोई और कुछ पूछना चाहता है कैंसिलेशन, क्योंकि अब हम बिल्कुल अब नए टॉपिक पे आने वाले हैं रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। या मैं आगे बढ़ूं? Hello sir, I have doubt regarding registration. Yeah, please. So I am giving directorship services and my recipient is paying taxes upon them, and my threshold is covered. I mean, I am beyond threshold limit, that is 20 lakhs for services. So am I still, I mean, I have to obtain registration or not? Which kind of services you are dealing with? Suppose I am giving directorship services to company. So on that, company is paying RCM. Company is paying RCM. You are in directorship services. Yeah. Can you little bit describe me more about that? So, suppose I am attending meeting and I am getting director's fees. So upon that, RCM. No, not at all. But see, directorship services you are giving to particular company of which you are a director, है ना? जहाँ तक मुझे आपकी बात से लग रहा है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? Yeah, right. No, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। ये आपको कहाँ से लगा कि आपको ये पे करने का या ऐसा कुछ है? No, I am not paying. I think it was in list. So I am just having a question. No. या तो मुझसे आप वो शेयर करिए वो चीज़, क्योंकि जहाँ तक मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है GST के अंदर कि एज अ डायरेक्टर अगर मैं किसी को डायरेक्टरशिप सर्विसेज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दैट आई एम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन पर्टिकुलर कंपनी इन गुजरात, सो मैंने अभी तक वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं अप्लाई करा है। No, I don't have to, but company is paying. Company don't have to pay upon
my services in RCM list? Isn't there? No. Company will have to. I think Rahul, you have to address the other part of her question. Is if company is under an obligation under Yeah. RCM. I mean, if company is a particular, she was saying that I am giving the director services, so I was taking that thing. Okay. Yeah. I work with company. No, but company is liable to pay tax upon my services, right? मैम कंपनी तो कुछ भी कंपनी अगर कोई काम कर रही है उसको तो ऑटोमेटिकली वैसे ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी ना. Suppose I am getting fees from company 40 lakhs, right? So in that case, whether I am liable to take registration or not, because my service is covered under RCM. I mean, recipient is paying tax. Ritika, if we understood your questions, sorry to cut in, maybe Rahul can confirm. If your value of services which are offering to the company under the category of directorship, if it is exceeding 20 lakh rupees, you do not need to take any registration because director services have been specifically included under the category of reverse charge mechanism. Therefore, the provider is not required to take registration. It is the recipient corporate company which will be under an obligation to pay GST under reverse charge, right? Okay. Yeah, that's. Rahul, you can just comment. No, this is perfectly because मेरा तो सिंपल सा कंसेप्ट है. देखिए, अगर कोई कंपनी कुछ भी सर्विसेज ले रही है अपने डायरेक्टर से या कुछ भी हो, कंपनी तो वैसे भी अपने आप को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो कराएगी. अगर वो कोई भी सर्विसेज में डील कर रही है, चाहे वो गुड सप्लाई कर रहा हो या सर्विसेज दे रहा हो, कुछ भी कंपनी हो, तो अगर वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो आरसीएम में पे तो करना ही पड़ेगा उसको. Yeah, I got you. Thanks. सर कंपनी मैंडेटरी रजिस्टर कराएगी अगर उसका थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड नहीं करती तब भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. आरसीएम में करना है तो करना पड़ेगा इन केस ऑफ ए कंपनी. यस मैं आपको बताता हूँ. मैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में जब मैंने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि अगर पर्सन हु आर लायबल टू जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज देन दे हैव टू गो फॉर इट. थर्ड कंडीशन आप देखिए, इसे मैंने मेंशन करा हुआ आपको. सर जैसे एडवोकेट सर्विस पर भी आरसीएम लगता है, तो अगर कोई इंडिविजुअल ले रहा है एडवोकेट की सर्विस तो वो भी अपने आप को रजिस्टर कराएगा अगर कोई बिजनेस नहीं है, नॉर्मल सर्विस ले रहा है. नो, वो पर्टिकुलर जो कंसेप्ट्स हैं वो उसको नहीं कराने. दैट्स अ वेरी डिफरेंट कंसेप्ट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट. उस एडवोकेट्स के अंदर बहुत रेयर टू रेयर सीनियर एडवोकेट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट के अंदर उनको जीएसटी के अंदर लेकर आया गया. नॉर्मल एडवोकेसीज को बिल्कुल आउट ऑफ, क्योंकि एडवोकेट डॉक्टर्स ऑलवेज आर कंसर्न टू दोस टेकन एज अ प्रोफेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज. उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं है. चाहे तो कोई भी क्लाइंट अगर सर्विस ले रहा है से बीजेपी के खाते में जा सकती है. उन्नाव सीट पर भी बीजेपी और गठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है. भगवंत नगर पर भी Can somebody mute him? 1 2 3 4 5 6 I request you my friend please mute कर लीजिए. Thank you so much. Shall we proceed or anything else you want to ask my friend? No sir. Okay, thank you. Okay. One question of mine, Rahul ji. हाँ जी, please. Hello. Please गौरव जी. सर जब कंपनी रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन होता है एमसीए में स्पाइस पार्ट बी में जीएसटी का. तो जनरल केसेस में हमने देखा है कि जीएसटी नंबर नहीं आ पाता है वहां से एमसीए के साइट के थ्रू. तो फिर काफी क्लाइंट्स का मेरे साथ ऐसा हुआ है कि वहां से नहीं आया तो हमने फिर जीएसटी पोर्टल से उनका रजिस्ट्रेशन किया. इस केस में फिर बाद में वहां से भी आ गया, दो नंबर आ जाते हैं, तो उस केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सर. तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? कौन से नंबर को हमें कैंसिल कराना चाहिए और कितने दिन के अंदर वो कैंसिल करा सकते हैं? क्या प्रोसेस रहता है सर उसका? सर वो तो अगर सर्विसेज अगर उसमें या गुड्स कोई भी अगर, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. तो आपका प्रेरोगेटिव होगा कि आप कौन सा नंबर कैंसिल करना चाहोगे. फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर आपने पर्टिकुलर सेपरेटली कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले ली और उसके अंदर आपने अपनी सेल परचेज करना शुरू कर दिया है, वो दो सर्विसेज को सप्लाई शुरू कर दिया है आपने, तो देन आप वो वाला नंबर क्यों रखना, वो कैंसिल करोगे? जिसके अंदर नहीं करा वही करोगे. सर वो आपकी बात सही है जो आप कह रहे हैं. अगर मैं तो मेरा कंसर्न ही है कि मैंने किसी पे काम करना शुरू ही नहीं किया, क्लाइंट कह रहा है कि जी हमें जीएसटी नंबर चाहिए, मैंने बोल दिया कि सर हमने स्पाइस बी में ऑलरेडी कर दिया रजिस्ट्रेशन. वो कह रहे सर इतना टाइम थोड़ा ही लगता है, अभी तक आया नहीं, 1 महीना बीत गया. क्लाइंट की सर अपनी प्रॉब्लम होती है. क्लाइंट प्रोफेशनल से ये नहीं चाहता कि आएगा, वो कहता है कि जी हमने पैसे दे दिए आप काम करके दो. तो वो तो है. अब पता चला कि हमने उधर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर दिया,
उसका भी आ गया और एमसीए से भी आ गया, दोनों का सेम डे आ गया। अच्छा। अब इस केस में क्या किया जाए सर? नॉर्मली देखिए, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैं अपना प्रैक्टिकल भी आपसे शेयर कर सकता हूँ। जो मेरे ऑफिस में चलती है प्रैक्टिस, हम हमेशा सेपरेटली ही इन्वॉल्व करते हैं। अगर मैंने एमसीए में रजिस्ट्रेशन कंपनी के लेना है तो मैं वो कंप्लीट करता हूँ, देन वी गो फॉर द अदर रजिस्ट्रेशन जीएसटी थ्रू जीएसटी पोर्टल। दोनों के साइमल्टेनियसली करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है। अब ये तो मतलब अल्टीमेटली लास्ट यही मैं कहूँगा कि प्रेरोगेटिव आप ही का होता है, ये क्लाइंट का, कि कौन सा, अगर कोई सा भी जो पहले आता है तो आप कोई सा भी रजिस्ट्रेशन उसको रख सकते हैं, और अगर नहीं आ पाता और अगर सेम डे आता है देन इट्स ऑल्सो योर चॉइस कि आप कौन सा सरेंडर करना चाहते हो। सरेंडर करने के लिए सिंपल प्रोसीजर है, यू हैव टू गो फॉर सरेंडर ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके अंदर आपको पर्टिकुलर फॉर्म भरना है वहां पर, और रीजन आप कुछ भी आप जो यू हैव बाय मिस्टेक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गया है और वो आपको कैंसिल हो जाता है। ओके सर, एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी एंड एडवोकेट, तो बेसिकली जीएसटी में मैं डील नहीं करता हूँ सर, लेकिन फिर भी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं, या जैसे मैं कभी अपने शहर मुजफ्फरनगर साइड जाता हूँ तो वहाँ जैसे कोई लोगों से बात होती है तो उनका जनरल क्वेश्चन होता है कि जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहिए, अगर लिमिट एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो वाई, कि हम जीएसटी नंबर क्यों ले। तो इसमें काफी सारी चीजें जैसे मैंने पढ़ी समझी तो मेरे को क्लियर होता है कि यार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे सेम लाइक कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरे। तो हम जनरली प्रोफेशनल बोल देते हैं कि यार देखो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर बेनिफिट जो आज के डेट में जनरल लोग अपनाते हैं कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, तो इनकम टैक्स रिटर्न भर लो। दैट्स सिली क्वेश्चन। तो लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत से लोग कहते हैं कि हम पे तो एप्लीकेबल नहीं होती, हम तो इतने पैसे कमाते ही नहीं है, हमारी तो इतनी सेल ही नहीं है, तो हमें जीएसटी नंबर क्यों लेना चाहिए, जीएसटी नंबर लेने से हमें बेनिफिट क्या है? सी बेनिफिट तो सबसे बड़ा यही है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। आपने कोई भी गुड्स परचेज करे हैं और आपने उसके थ्रू आपने कोई नया फाइनल प्रोडक्ट यूटिलाइज करके बनाया है और आपने उसको मार्केट में बेचा और आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर टैक्स का बेनिफिट तो नहीं ले पाओगे ना, जो आपने एज अ गुड्स आपने परचेज करे। उसको बेनिफिट उठाने के लिए तो आपको अपने को रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी डीलर, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत वैलिड क्वेश्चन है, और ये वाले क्वेश्चन मुझे जब भी मैं ऑल डेली साइड जाता हूँ तो हमेशा ये क्वेश्चन मेरे से जरूर मेरे सामने आता है कि हम क्यों रजिस्ट्रेशन लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। कोई बड़ी बात नहीं, मत लो, बट हाँ जिस दिन कोई भी टैक्स ऑफिसर आपके यहाँ टकरा गया या आपके आसपास किसी क्या कहते हैं नेबरहुड में किसी ने कंप्लेन कर दी कि दैट यू आर डीलिंग इन पर्टिकुलर गुड्स एंड यू हैव नॉट टेकन रजिस्ट्रेशन, और उन्होंने आपके बाहर आके वेट करके देखा कि आपके यहाँ से माल ही 20 लाख से ज्यादा का जा रहा है, और अगर स्पेसिफाइड स्टेट में और 10 लाख से ज्यादा जा रहा है, तो देन यू हैव टू पे द consequences penalty and the tax which will they will calculate, and वो बहुत सालों से कैलकुलेट करके आपके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट और टैक्स चार्ज करेंगे। ये यू आर राइट सर, बट मैं बताऊं आपको कि अभी रिसेंट डेज में क्या हुआ कि जनरली क्या होता है, जब से लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन होने के बाद कंपनी डायरेक्टर्स मीटिंग नहीं करते उतना, और ये जितना कंपनीज इनकॉर्पोरेशन और ये सब काम है वो लो हुए हैं, तो लोग टैक्सेशन की तरफ थोड़ा प्रोफेशनल सीएफ जो बेसिकली टैक्स में डील नहीं करते थे, लेकिन आज मैं हेलो गौरव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हाँ जी गौरव। हेलो, हाँ राहुल जी। हाँ जी बताइए सर। इसमें एमसीए पे जब हम न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो ऐसे ही मेरा भी एक मिनट पहले गौरव जी क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनका आवाज बंद हो गई थी। हम बताइए गौरव, प्लीज रिपीट करिए। मैं ये कह रहा था कि सर कि जो आपने मुझे सजेशन दिया सेम मैंने क्लाइंट्स को दिया कि देखो आप माल मंगा रहे हो, बेच रहे हो, वो जा रहा है, आपका काम अच्छा चल निकल गया, ठीक है, तभी आपकी किसी ने कंप्लेन कर दी, आप पे एप्लीकेबिलिटी नहीं है, लेकिन ऑफिसर आपको परेशान करने आ जाएंगे, आप परेशान हो गए, उस टाइम पे वो हो सकता है आपसे कुछ पैसे भी लेके चले जाए, ठीक है, तो बेटर है आप करा के रखो ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कहते हैं जी रजिस्ट्रेशन तो करा ले, लेकिन हर महीने के 1000-2000 रुपए आपको क्यों दे। हाँ जी आगे। मैंने फिर उनको समझाया कि देखो आप माल खरीद के ला रहे हो, वहां टैक्स पे करके आ रहे हो, आगे से आप टैक्स नहीं ले पा रहे हो, तो कह रहे जी देखो उतना तो ना मार्जिन ले लेते हैं हम, आप उसे टैक्स कहते हो, हम तो मार्जिन कहते हैं जी, हम तो मार्जिन ले लेते हैं। तो सेम ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको क्लाइंट को ये समझाना
कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए, और आपको क्लाइंट को ये बताना है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसमें कैसे डील करना चाहिए। सर बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है। मैं आपका प्रॉपर क्वेश्चन समझ चुका हूँ। और देखिए फिर इसका तो देखिए सिंपल सा यही आंसर मिलता है कि जो आप भी अपने क्लाइंट्स को देते हो कि भाई आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और टैक्स की अगर चोरी करोगे तो उसका जो रेपरकशन है बहुत ज्यादा हार्ड होगा गवर्नमेंट की साइड से। अब अगर वो क्लाइंट नहीं माने तो क्या कर सकते हैं? अब घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम उनको मना करते हैं कि भैया ये वाला खिलौना मत लो क्योंकि टूट जाएगा घर पहुंचते पहुंचते, बट उसको दिलाना पड़ता है। तो सिमिलरली अगर कोई क्लाइंट अगर आपकी ना ही सुने तो आप उसको जितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा, क्योंकि कई लोगों को होता है, वो जैसे कहते हैं ना, एक कहावत होती है कि ये तो डंडे की जोर पे ही मानेगा। तो वही वाली बात है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट लगानी है, हमारी इच्छा है, मैं तो ऐसे चलाता हूँ जी, मुझे तो कोई पकड़ता नहीं है। तो वही वाली बात है, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन आंसू बाहर आ जाएंगे। नहीं, बट वी एज अ कंसल्टेंट, वी एज अ राइट साइड ऑफ द लॉ, हम हमेशा ये बोलेंगे अपनी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाओ। डेफिनेटली हम तो बोलेंगे, हम तो लगाएंगे ही। अब मैं वैसे गौरव जी, राहुल सर यही है मेरा कहना है कि हम अपने साइड से सामने वाले पर्सन को अपने लॉ के प्रॉज कॉन्स बता सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो हम सामने वाले को लॉ की हार्डनेस बता सकते हैं, बट उसे कन्विंस करना एक अलग मैटर है। देखिए कन्विंस होना होगा तो हो जाएगा। महाभारत के अंदर कृष्ण जी ने बड़ा कन्विंस किया था दुर्योधन को, भाई युद्ध मत कर, तो उसने फिर भी करा और अपना ही विनाश कराया उसने। सिमिलरली वो कहते हैं ना कि अगर मानने से सब मान जाते तो ये कृष्ण जी को महाभारत कराना ही नहीं पड़ता। और बिल्कुल अगर रावण मान जाते तो फिर ये रामायण नहीं रचती। तो क्या कर सकते हैं? अब ऐसे अगर डीलर्स जितने ज्यादा होंगे उतना बेनिफिट हमारे लिए भी है, क्योंकि अगर जब वो फंसेंगे तो उनकी लिटिगेशन आपने ही संभालनी है गौरव जी, और तब आप उनसे आप अपनी अमाउंट अच्छी चार्ज करना, जब वो 2000 के बदले आप उनसे 25,000 चार्ज करना। वो एज एन एडवोकेट कर ही सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन हो रहा है, इफ यू डोंट माइंड सर। नहीं प्लीज आई एम हैप्पी टू आंसर। एक क्वेश्चन ये है सर कि जैसे बेसिकली बहुत सारे जो शॉपकीपर होते हैं वॉलंटरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं, बट वो टैली में डेटा मेंटेन नहीं करते या अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। बिल्कुल वो क्या करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत तो है ऐसे दुकानदार कि कॉपी में चढ़ा देते हैं कितना माल बेचा, और जो सामने से बिल आ रहे हैं वो बिल संभाल के रखते हैं और उनके बेस पे वो अपनी रिटर्न्स भरवाते हैं। तो क्या उनके लिए टैली मेंटेन करना जरूरी है, या टैली बिना मेंटेन करे भी जीएसटी की रिटर्न्स इजीली भरी जा सकती हैं? मैं वैसे कंप्लायंस का काम नहीं करता हूँ, बट इसका मेरा जो अपनी ओपिनियन है, शायद मैं डिफर कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे हाई प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई भी चीज लाइफ में सिस्टमेटिक हो तो वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, चाहे वो लिटिगेंट हो, पर्टिकुलर डीलर हो या फिर पर्टिकुलर प्रोफेशनल हो। पर्टिकुलर कोई अगर डीलर अपना टैली में मेंटेन नहीं करना चाहता, वो उसका रीजन, उसका अपना पर्टिकुलर रीजन होगा कि भाई बहुत महंगा पड़ता है पैकेज एंड ऑल, जो भी है XYZ रीजन। मेरा ये मानना है कि अगर टैली में प्रॉपरली अगर आपसे अगर वो सर्विसेज ले रहा है और अगर उसका प्रॉपर अकाउंट मैनेज्ड है, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पर्टिकुलर दैट प्रोफेशनल हु इज फाइलिंग हिज रिटर्न, क्योंकि ऑन द डे ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वाइल कैलकुलेटिंग कि कितना उसका टैक्स बन रहा है या कितना उसका इनपुट ज्यादा है। अगर प्रॉपर टैलीड में सब कुछ डिटेल होंगी, वो एक क्लिक करेगा, एक पर्टिकुलर फाइल बनेगी, देन ही हैज टू अपलोड। बट अगर वो प्रॉपर डीलर टैली नहीं मेंटेन कर रखी तो वो आपके ऑफिस में आके बैठ जाएगा और आपका सिर दर्द करेगा पूरे दिन तक। वो आपको बताएगा जी मेरा इतना टैक्स तो बनेगा नहीं, मेरे पास इतनी परचेज है, मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। ऐसे डीलर से मेरी गौरव जी यही रिक्वेस्ट रहती है कि ऐसे डीलर से दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपका पेमेंट आपको सर्विसेज की पता नहीं प्रॉपर दें या ना दें, बट हाँ आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है जो वैल्यूबल है, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल हम सिर्फ समय बेच सकते हैं अपना, हाँ उसकी वैल्यू आपको नहीं देंगे। सर देखिए मैं तो खैर अभी जीएसटी में डील कर ही नहीं रहा हूं। Just to add to Rahul, that is why GST law is becoming stringent day by day, because these kind of instances are coming. So 5 घंटे बिठाना इसीलिए शायद हुआ होगा किसी के पास, because कुछ की वजह से बाकी भी कवर हो जाते हैं which are innocent. ये वो तो है भाई, देखो and GST में now there are laws that even principal officer, person who is responsible for filing return, they are also equally responsible for any fraud, बिल्कुल 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 बिल्कुल। So GST law has been worded very extensively, so one has to be really very careful while advising and while working.
मैं वही मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे नॉर्मल लिटिगेशन ही होती है सारी, मेरे यहाँ कंप्लायंस का काम बिल्कुल भी नहीं है। बट यही है कि जितना भी मेरे साथ मेरे कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं या लॉयर फ्रेंड्स पूछते हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि आप अपने क्लाइंट को लिमिटेड रखो, हैव योर गुड क्लाइंटेज, और अगर आपको लगता है कि मेरा काम कम हो गया है देन इंक्रीज योर वैल्यू। अब अपनी वैल्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हो? यू कैन इंक्रीज बाय लर्निंग वेरियस जजमेंट्स जो आ रही है उनको पढ़िए, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन टू योर particular clients or particular you can use in your upcoming litigations also, और अपनी वैल्यू कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज करो, कुछ भी करो, बट अपना टाइम उन डीलर्स के लिए मत खराब करो जो आपके टाइम की वैल्यू नहीं रखते। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू राहुल जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड लास्ट में जब आपका सेशन खत्म होगा तो मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा इसी उसमें कि हाउ कैन सेट अप प्रैक्टिस एज अ जीएसटी कंसल्टेंट। अरे तो हाँ, तो इस बारे में बात करते हैं, बाकी तब तक आप बाकी लोगों के क्वेश्चन ले लीजिए। थैंक्स अ लॉट राहुल। प्लीज प्लीज, थैंक यू सर। हाँ जी जैन साहब बताइए। राहुल जी, हाँ जी, इसमें जैसे हम एमसीए में न्यू कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उसके अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल और मैंडेटरी? एमसीए के अंदर मेरे ख्याल से जो भी किसी ने क्वेश्चन न्यू कंपनी जैसे रजिस्ट्रेशन में डालते हैं तो उसके अंदर वो पूछता है जैसे ईएसआई रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है उसके अंदर, राइट? जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, उसमें का ऑप्शन होता है आपके पास, यू हैव टू क्लिक इट, आई थिंक सो वो ऑप्शनल होता है, यू हैव टू क्लिक इट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट मींस वी हैव टू अप्लाई जीएसटी सेपरेटली फॉर द सेफ साइड। यस यस यस, हाँ, बट वो प्रॉब्लम ये आती है कि वो एमसीए से जो डेटा है वो रिट्रीव नहीं हो पाता है जीएसटी के पोर्टल पर, जिससे रजिस्ट्रेशन उनको नहीं मिल पाती है। सर्टेनली सर, अगर हम अप्लाई कर भी देते हैं ना एमसीए में व्हाइल इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो वो कभी जीएसटी नंबर आता ही नहीं है। हाँ, मैंने सुना तो यही है, बट अभी जो मेरे ख्याल से किसी डिस्कशन हुआ था वो यही कह रहे थे कि मेरे ख्याल से गौरव जी बता रहे थे कि उनको रजिस्ट्रेशन आ जाता है और वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक एमसीए के थ्रू भी आ गया, और वो एक दो केस में हुआ है राहुल सर ऐसा कि रजिस्ट्रेशन दोनों साइड से आ गए, लेकिन जनरली एमसीए में जब हम अप्लाई करते हैं तो आता ही नहीं है। तो आजकल तो मेरे जो क्लाइंट्स है जिनका मैं इनकॉर्पोरेशन करता हूँ, मैं एमसीए में वो जीएसटी डालता ही नहीं हूँ, अलग से जीएसटी पोर्टल पे जाके ज्यादा बेटर है, दैट्स वेरी फास्ट एंड क्विक। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग फॉर अ सेफर साइड वी शुड अप्लाई सेपरेटली। अरे कॉल को आपको कॉल बैक करूं? डेफिनेटली सेपरेटली अप्लाई करने से ये फायदा भी है कि आप अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो कि मैं काम कर रहा हूँ आपके लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये आप सही बोल रहे हो। Digital can be charged. Oh, that's a different story, ma'am. They're more beneficial to professional for separate registration. Definitely, everything. मैं तो ये कहता हूँ कि हम अगर प्रोफेशनल अगर क्लाइंट के लिए छींक भी मार रहे हैं तो उसके लिए पैसे चार्ज करें। मेरी अपनी ये प्रैक्टिस जरूर है। लेकिन सर आजकल के टाइम में प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट पैसा नहीं देता है। आप उस क्लाइंट को छोड़ दीजिए, वो अपने आप आएगा। मैं वही करता हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस सर। नहीं, you concentrate on value adding for the client, they will come to you. Definitely. Don't worry. Definitely. Sir, this is universal truth, but you should have to charge a consultancy charges. Then Yes, sir. Nothing should be pro bono. Yes. Yeah, not from that pro bono later on after pro bono. Hello. Definitely. Yes, please. Hello. Yeah, please. Shall we move ahead? So I have a question. Yeah, please, Ansh, please. So it's very similar to what previously Gaurav sir, I think Gaurav sir had asked. So that there are various markets and there are very types of businesses where it's a usual practice that the market is running all the products without the taxes. So I also I'm a law student and I'm also belong to a business family. Okay. So I also see that सारा कुछ sir number 2 से ही आ रहा है in layman what we say. So sir, how can we save it from the taxes officers? If you are getting the question. नहीं तो आप अगर अपने को टैक्स ऑफिसर से बचाना चाहते हैं तो मेरे भाई तो आपको रजिस्ट्रेशन तो लेनी पड़ेगी ना। So we have the registration, but जो चीजें ऑलरेडी मार्केट में नंबर 2 से आती ही है वो नंबर 1 से आती ही नहीं है, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, दैट्स एन पार्ट एंड पार्सल, यू हैव टू, मतलब ये यू कैन से दैट दिस इज आयरनी व्हिच
ओल्ड दिल्ली के अंदर काफी कुछ ये होता है, या फिर आप साहिबाबाद साइड जो वेलकम मार्केट है वहां पर भी ये होती है, मैंने कई बार देखा है। तो इसके अंदर नो आंसर फॉर दैट, बट सूनर और लेटर एवरीथिंग इज अबाउट टू फॉल इनटू पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन, बिकॉज यू कैन सी कि जब से जीएसटी एक्ट आया है बहुत सी डिजिटल पेमेंट्स हुई हैं, कोविड के बाद डिजिटल पेमेंट्स हो गई हैं, और उसके बाद अगर वो डिजिटल पेमेंट जब से हुई है तब से ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है, बहुत से लोग सेल इंक्रीज कर गई है। जो मेरे ख्याल से कई प्रोफेशनल जो मेरे पास जुड़े, यहाँ इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, वो मान सकते, इस चीज को मना नहीं करेंगे कि कई लोगों की कोविड के बाद सेल बढ़ गई है। जो लोग कोविड से पहले दिखाते थे कि हमारी सेल ही 20 लाख तक की है रही है, या 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक की है, अब उनकी सेल मल्टी करोड़ में जा रही है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल पेमेंट्स के जो क्विक पेमेंट जो पहले कैश इकोनॉमी थी हमारी, अब वो डिजिटल इकोनॉमी में कन्वर्ट कर गई है। और मेरे को जहां तक मैं ये सोचता हूँ कि आने वाले 10 सालों के अंदर एक्ट इतने चेंजेस ले आएगा कि आप चाहकर भी अगर चोरी करना चाहते हो नहीं कर पाओगे। Yes sir. You have to wait for the time, then only your answer will be given in the future only, my friend. Thank you so much sir. So because it's our daily concern, because ज़्यादातर सभी लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। I know. तो बस जब जैसी ऑनलाइन पेमेंट होती है तो ट्रैक रिकॉर्ड अपने आप ही आ जाते हैं। Exactly sir, exactly. Shall we proceed? Now एक क्वेश्चन में से किसी मैम ने पूछा था कि अगर पर्टिकुलर नाम अगर हम चेंज करना चाहें किसी बिजनेस का तो वो कैसे होगा। दैट्स सेक्शन 28 which speaks for the amendments under registration. अब रजिस्ट्रेशन में हम कौन से चेंजेस करना चाहते हैं? दिस स्पीक फॉर दोज चेंजेस which are particular which we had submitted at the time of registration. Application has to be filed within 15 days in RAG 13, and authorities will approve it after proper checking the documents whether you have uploaded or what are the reasons for the changes, and after that, and then particular registration or amendment will be approved. It's a very simple process. So not a very you can say a rocket science in that to understand. It's a very simple thing. अगर आपने कोई भी changes करने हैं आपको RAG 13 के अंदर वो mention करना है, RAG 13 के अंदर डिपार्टमेंट में अप्रूव होता है, टाइम लग सकता है। आई बिलीव सेंटर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, स्टेट जीएसटी में ये प्रॉब्लम बहुत आती है, मेनली दिल्ली में तो काफी ज्यादा है, मैंने फेस करी है। तो उसके अंदर अब यही है कि आप जाके अपने ऑफिसर्स को एक बार वहाँ पे विंडो पे उनकी जो भी ऑफिसर बोर्ड है वहाँ पे जाके बोलोगे, दे विल चेंज इट। और दिस ऑल्सो हेल्प टू पर्टिकुलर एक करब द पर्टिकुलर प्रैक्टिस कि रजिस्ट्रेशन जैसे वैट में कोई भी चेंजेस हमें कराना पड़ता था, हमें डिपार्टमेंट जाके कुछ ना कुछ खर्चा पानी देना पड़ता था, वो अब इस डिजिटली चेंजेस आने के बाद इस चीज को प्रॉब्लम बहुत से डीलर्स ने सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट slide is getting changed or not? So we can see the registration amendment slide. Registration amendment, last slide we can see. It's under 28. Yeah, it still sometimes stop working. Now, अब रजिस्ट्रेशन के अंदर हमने सारी बात मोर ओवर कंप्लीट कर ली है कि किसको रजिस्ट्रेशन करानी है, किसको नहीं करानी है, कैंसिलेशन, अमेंडमेंट, एवरीथिंग। अब रजिस्ट्रेशन का मेन पर्पस जो सेक्शन 25 स्पीक करता है कि क्या क्या चीजें करके हम रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं अंडर जीएसटी एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम अब पर्टिकुलर सेक्शन 22 या 24 के हिसाब से लाइबल होते हैं जीएसटी के अंदर, वी हैव टू मेक एन एप्लीकेशन विद इन 30 days फ्रॉम द बिकमिंग द लाइबल पर्टिकुलर एक्ट अंडर पर्टिकुलर दिस एक्ट। We have to apply for separate registration. I have to file separate application for registration under each state. For example, मेरा काम हरियाणा में भी है। मनीषा के 4th बर्थडे के यार। Hi Dipiksha, can you make your little bit close your mic? ये मेरे इतने फेवरेट शेड्स थे ना, ये जने खड़े ने पाए हैं बचपन में मेरे। Provincial, आपको will please mute participants because there are noise again coming from the back. हाँ, किसी के beautiful shades के बारे में डिस्कस हो रहा था, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ उनको शायद। The life is all about gray, shades of gray, but let's mute it. Yeah. Definitely. I think she has muted herself now. Let us begin.
हम थे कि हमें हम थे जैसे फॉर एग्जांपल एट आई एम डीलिंग इन अ पर्टिकुलर गुड्स विच फॉर जिसके लिए मैंने अपने कोई भी ऑफिस अपने दिल्ली में भी खोल रखा है, हरियाणा में भी है, गुजरात में भी है, तो मेरे को अपनी रजिस्ट्रेशन सेपरेट हर स्टेट में करानी पड़ेगी। सिंगल रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट है फॉर ऑल ब्रांचेस एंड डिपो इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। और फॉर एग्जांपल लाइक दिल्ली के अंदर ही मैं काम कर रहा हूँ अपना फॉर फूड चेन एज वेल एज क्लोथ्स का भी एंड एनी अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी एक्सवाइजेड, देन it's on me. I can operate, I can obtain a separate registration for my multiple business verticals. And most important thing, for every registration, I will be considered as a distinct person. And this is a very beautiful concept. रजिस्ट्रेशन लेने के लिए पैन और आधार मस्ट हो गया है। पहले पैन था, आधार अब मैंडेटरी हो चुका है। अगर हमारे रजिस्ट्रेशन के बाद हम ऐसे गुड्स सर्विसेज में डील कर रहे हैं कि हमें टीडीएस और टीसीएस के लिए अप्लाई करना है, देन वी हैव टू गो फॉर द टैन, वी शुड हैव अ टैन। अगर हम स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं विच आर डेजिग्नेटेड बाय यूएन, देन फॉर ग्रांटिंग then we have to go for the UIN, unique identification number will be provided to us under section 25. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ही हमें मिलता है, इट्स मैंडेटरी कि हमें उसको अपने प्रीमाइसेस के बाहर, बिजनेस प्रीमाइसेस के बाहर लगाना ही लगाना है। अगर ये नहीं होती, सीधा हैवी अमाउंट की पेनल्टी लगती है डीलर के ऊपर, और कुछ केसेस में लगी भी है, कईयों पे इग्नोर भी हो जाती है, बट मैक्सिमम केसेस में लग रही है। अगर मैं कोई पर्टिकुलर SEZ में हूँ या पर्टिकुलर कोई अपना SEZ में डील कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल SEZ के बाहर भी डील कर रहा हूँ, तो इसका मैं एक रजिस्ट्रेशन में काम नहीं कर सकता हूँ, मुझे SEZ के लिए भी एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। लास्ट, अगर मैं कोई भी सप्लाई टेरिटोरियल वाटर से कर रहा हूँ, टेरिटोरियल वाटर हमारे पर्टिकुलर एक डेजिग्नेटेड वाटर्स को प्रिस्क्राइब करा जाता है, जो हमारी एक बाउंड्रीज, वाटर बाउंड्रीज के अंदर इसको डिस्क्राइब करा जाता है। हमें उस पर्टिकुलर सप्लाई करने के लिए टेरिटोरियल वाटर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन अलग से लेनी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि हम दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ले रखी है और मैं कोई सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स के थ्रू करता हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन नहीं लूंगा। दैट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट। ये भी नया इंट्रोड्यूस किया गया है विद अमेंडमेंट दैट रजिस्ट्रेशन इन कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी यू हैव टू टेक इफ यू वांट टू सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर्स। अब मैं प्रोसीजर के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम रजिस्ट्रेशन लेने के लिए क्या क्या पर्टिकुलर प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो। कोई और किसी को कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, रेवोकेशन, सस्पेंशन, एनीथिंग? Or should I go ahead with the procedure? Yeah, Rahul, please go ahead. Okay. Now the procedure is a practical point, practical part of it. हम अपनी स्लाइड अपने पर्टिकुलर इस डिस्कशन के अंदर लास्ट पॉइंट पर हैं कि दैट प्रोसीजर, एक रजिस्ट्रेशन को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अप्लाई करनी है, देन देयर इज अ फॉर्म दैट इज कॉल्ड REG01। अगर आप आई थिंक आई कैन ओपन दिस फॉर्म फॉर यू। Let me see. Yes, here I can open. I hope everyone can see this form. Yes, sir. Yes. Yeah. Yes, it is visible. Okay. This is GST REG form and speaks for the registration, application for registration. अब जो हमने डिस्कशन किया था सेक्शन 22 या 24 के बारे में, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, पैन आपको डालना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर यू हैव टू मेक, ट्रेड नेम आपको बताना होगा, जो भी आप कंपनी का अपना बिजनेस का नाम रख सकते हैं, जो भी होता है कि हल्दीराम एक्स्ट्रा, जो भी आपका ट्रेड नेम होगा वो इधर आता है। आपको अपना सिलेक्ट करना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिजनेस क्या है, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, सोशल क्लब, एक्सेट्रा। देन योर स्टेट, जुरिडिक्शन यू हैव टू डिस्क्राइब। ये सब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है। Point 5 is very important point to see whether you fall under the composition or not, because अगर आप composition पे select कर लेते हो, then you cannot take the ITC for the purchase you have made. और अगर आपका उसमें आप no है, then you have to move ahead. You have to describe whether you are a manufacturer, supplier, or other supplier. What is the composition? Composition are those dealers which concept is bring for those dealers which pay the tax to the government on the basis of their sale. They are not allowed to take the ITC, but the tax which they pay
its pays on the that particular slab rate which is very low. For example, if you see, अगर आपके घर के आसपास कोई भी रेस्टोरेंट है, बड़े रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, या कोई भी स्वीट शॉप्स है, दे मेनली कम्स अंडर द कॉम्पोजिशन डीलर ओनली. उनको अपनी सेल का 1% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, नथिंग एल्स. बट उनको कोई वो आईटीसी नहीं ले सकते, वेरियस बेनिफिट. और जो उनसे पर्टिकुलर कोई परचेज भी कर रहा है आगे फर्दर देने के लिए सामान, वो भी आईटीसी नहीं ले सकता है. तो दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ कॉम्पोजिशन डीलर. बट आज की डेट में बहुत से स्वीट्स में जो डील करते हैं या रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो कॉम्पोजिशन डीलर में आते हैं. आई थिंक, आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. So is there any criteria? तो सर उनके लिए जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं होती क्या? नो नो, जीएसटी नंबर तो आपको माय फ्रेंड लेना है ना. वो कॉम्पोजिशन एज अ कॉम्पोजिशन डीलर आप लोगे नहीं. ओके, गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दे रखा है कि यार जैसे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, छोटे जो छोटे बिजनेसमैन होता है, जैसे आपका रेस्टोरेंट ओनर हो गया, जो आपने देखा होगा कई सारे कैफेज, तो नहीं आजकल सारे कैफे तो होते हैं रजिस्टर्ड हैं, बहुत छोटे जो मिठाई की दुकान है जब वो कच्चे के बिल देते हैं, आपने देखा होगा. आप किसी हलवाई के पास गए, क्योंकि उसकी परचेज क्या है, यस, क्योंकि उसकी परचेज क्या है, उसकी परचेज होती है दूध लेना, दही लेना, ठीक है. अब जिनसे वो ले रहा है, फार्मर्स ले रहा है या कहीं से भी क्रिएट कर रहा है या डेयरी से ले रहा है, वो उसको वहां से बिल नहीं मिलने वाला, वो उसका कुछ भी टैक्स का आईटीसी का बेनिफिट तो ले ही नहीं सकता. तो इसीलिए जब वो टैक्स अवेल, उसका आईटीसी अवेल भी नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी जो सेल होती है आप उस पे पर्टिकुलर परसेंटेज पे आके टैक्स पे कर दीजिए गवर्नमेंट को. इसे कॉम्पोजिशन डीलर का कंसेप्ट लेकर आया गया था. ओके सर, थैंक यू. ओके, कोई और भी कोई कुछ पूछ रहा था? Yes, sir. I was asking, is there any criteria for composition? And also, the question which I asked earlier, we are also having supplies who are like not unregistered GST holders. So, can we also get into the category of composition declaration? नहीं, आप कॉम्पोजिशन डीलर के अंदर आप आओगे तो फिर आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा माय फ्रेंड. जो फिर देन यू हैव टू पे द टैक्स एट अ ह्यूज अमाउंट. आपकी अगर सेल वगैरह अगर इंक्रीज कर जाती है तो देन यू कैन नॉट टेल योरसेल्फ दैट आई एम अ कॉम्पोजिशन डीलर. कॉम्पोजिशन डीलर को दिया ही उन लोगों को दिया गया है कि आपकी जिनका जो परचेज का जो गुड्स वो ले रहे हैं उनको पता है कि वो उसके बिल्स उनको नहीं मिलने वाले. दैट्स व्हाई द कॉम्पोजिशन कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. बट अगर जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम है, हल्दीराम इट्स नॉट, इट्स प्रॉपर वेल एस्टैब्लिश्ड जीएसटी नंबर, पर्टिकुलर वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी इट्स राइट नाउ. ये चीज है, बहुत छोटे डीलर्स को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने कंसेप्ट निकाला था कॉम्पोजिशन डीलर का. Okay. सर इसका रेट कितना होता है, टैक्स रेट जनरली तो 1% चल रहा है अभी जो उसके अंदर है रेस्टोरेंट ओनर्स के अंदर. ओके, मतलब इसका कोई फिक्स्ड नहीं है. इट कैन बी चेंज, इट कैन बी इंक्रीज फॉर द. ओके. Okay, this was a particular form they are asking, providing you that कि आपको अपने बताना पड़ता है कि आप SEZ के लिए हो या एक एक चीज जो पर्टिकुलर हमें रजिस्ट्रेशन में देखनी होती है. This particular form speaks for us, and it includes everything, your each and every detail about your principal base of business, its full address. See, this is a concept which will be used in future. It's about latitude and longitude. This thing is very important to see. ये पहले कभी भी किसी भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन में नहीं था. ये इस बार इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू मार्क योर गूगल लोकेशन, सो दैट पता कर सके डिपार्टमेंट वाले कि आपकी रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर कहीं पर है कि नहीं. पिछले वाले में भी ऐसे आ सकता है. Now we have seen that particular. Oh, my voice is rubber. Give me a minute, my friends.
I'm so sorry. Yeah, last week I was COVID positive. That's why my throat is not working properly. Right now I'm not fine. So now proceed again. After applying for registration, like particularly filling this RG1, then we must have the particular things we have with us while making registration: the PAN, mobile number, email address, and details about the state and Aadhaar number. These things you must have being a person other than the person who are liable for deduction, collection, and providing online information on database access or retrieval services, which is talking about the OTT and other things. जब भी हमको रजिस्ट्रेशन करते हैं उसमें पैन नंबर डालते हैं, it will get particularly verified from the CBDT, and मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर जो हमारा एड्रेस होता है वो वेरीफाइड होता है थ्रू OTP. स्टेप 1, सबमिशन ऑफ पैन, ईमेल, मोबाइल नंबर फॉर वेरिफिकेशन. जैसे ही हम इसको अपलोड करते हैं, एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर क्रिएट होता है हमारा. दिस टेम्पररी रेफरेंस नंबर विल यूज टू फिल द पर्टिकुलर पार्ट B of form REG01. Then after submission, the acknowledgement in GST REG2 will be generated to us. अगर हमारी सबमिशन एप्लीकेशन देने के बाद वेरिफिकेशन का स्टेप आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर अथॉरिटीज, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, वो चेक करती है कि हमने जो डॉक्यूमेंट डाले हैं आर दे प्रॉपर और नॉट. पैन नंबर इज देयर, particularly matched with the matching with the particular information which has came from the CBDT. वैसे ये तो particular artificial intelligence के थ्रू एक्टिव हो जाता है, या फिर हमने जो particular एड्रेस डाला है वो करेक्ट है कि नहीं. वेरियस थिंग डिपार्टमेंट चेक करता है और 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको आंसर देता है. अगर इन केस कोई डेफिशिएंसी होती है एप्लीकेशन में, फॉर एग्जांपल आपने कोई एड्रेस गलत डाला हुआ है, या अगर उनको कोई डाउट क्रिएट होता है, then a particular show cause notice will issued by the department, which you have to give your answer for it, properly reply आपको फाइल करना पड़ेगा, और वो REG 3003 डेज में आपके पास आ जाता है. एप्लीकेंट टू सबमिट द क्लैरिफिकेशन विद इन 7 वर्किंग डेज. आपको इसका आंसर 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको देना होता है डिपार्टमेंट को. अगर आपका रिस्पॉन्स प्रॉपर्ली परफेक्ट है, डिपार्टमेंट को लगता है कि दैट यू आर अ जेन्युइन डीलर एंड जो डेफिशिएंसी थी वो रिमूव हो गई है, देन आपको डिजिटली एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो डिजिटली साइंड होता है इन REG 06 विद इन 7 वर्किंग डेज. और अगर आपका रिस्पॉन्स अनसेटिस्फैक्टरी है, देन आपका ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन विल गेट कैंसल, एंड सिंस शो कॉज नोटिस आपको मिल चुका होता है, अपॉर्चुनिटी आपको दी जाती है. अगर फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, देन पर्सनली यू कैन मीट एंड आस्क द पर्टिकुलर ऑफिसर की रीजन क्या था. आफ्टर ऑल दिस 7 स्टेप यू गेट द रजिस्ट्रेशन. अब रजिस्ट्रेशन जो नंबर हमें मिलता है GST के अंदर, इट स्पीक्स नंबर ऑफ थिंग, एंड आई शो यू कि उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हमें पर्टिकुलर जो नंबर डेजिग्नेट शो होता है. फॉर्मेट ऑफ GST नंबर आपको सबको दिख रहा होगा. इसके जो पहले 2 डिजिट्स होते हैं, दैट स्पीक फॉर द स्टेट कोड. आफ्टर दैट द परमानेंट अकाउंट नंबर. अगर आपका इंडिविजुअल आपने अप्लाई करा तो आपका पूरा अकाउंट पैन नंबर नहीं, पैन नंबर इसके अंदर दिया जाता है. आपका पैन नंबर मेंशन होगा, एंड आफ्टर दैट एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट. देन वी हैव अल्फाबेट which by default जो ये हर किसी में आता है. एंड देन देयर इज अ चेक सम डिजिट व्हिच इज 5, या कुछ भी किसी का भी अल्फाबेट चेंज होता है. तो जो हमारा पूरा प्रॉपर GST का जो नंबर हमें देता है वो स्पीक करता है कि क्या क्या चीज बताता है. वो फॉर्मेट उसका बताता है, हमारा स्टेट कोड, हमारा पैन, आइडेंटिटी, एंटिटी नंबर, अल्फाबेट अबाउट बाय डिफॉल्ट या चेक नंबर, सब कुछ उसके अंदर डिस्क्राइब होता है. आई होप कि मैंने मैक्सिमम जितना मैं कवर कर सकता था मैंने कवर करा है रजिस्ट्रेशन के अंदर. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स टू इंक्लूड मोर इन दैट, बट स्टिल जितना मैं मतलब जितना टाइम होल्ड मुझे दिया गया था उस हिसाब से मैंने कवर करा है. अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं व्हिच यू वांट टू आस्क, देन यू कैन गो फॉर इट.
we have almost completed everything in GST registration. We have completed how to cancel, get yourself registered, cancel, how to revoke it, and what are the people who come for the compulsory registration, people who come for the voluntary registration, what are the threshold limits, what are the composition dealer, and everything by and large I have completed. अगर कोई क्वेश्चन, कोई चीज आपको लगता है कि जो आंसर मैं कर सकता हूँ, प्लीज मुझसे पूछिए. Can I ask a question, राहुल जी? प्लीज गौरव जी, मोस्ट वेलकम. सर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि कुछ ना जीएसटी नंबर ले लिया, काम भी कर रहे हैं, बट उन्होंने ना रिटर्न ही फाइल नहीं की अपनी जीएसटी की, काफी टाइम से कुछ फाइल नहीं की. तो आज की डेट में उनकी जो पुरानी पेंडिंग रिटर्न है, उनको कितना टैक्स पड़ेगा, वो कैलकुलेशन करके हम कैसे बता सकते हैं? नहीं, वो तो आपकी सेल बताएगी ना आपको टैक्स कितना पड़ेगा, और परचेजेस. एक्चुअली कुछ अभी अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 months बिफोर की बात कर रहा हूँ. एक क्लाइंट है मेरे, तो उन्होंने ना कोई एविएशन कंपनी से कुछ खरीदा होगा या जो भी था, एविएशन कंपनी का कुछ केस था, तो उसे टेक ओवर कर देते हैं एविएशन कंपनी को. तो देन उन्होंने काफी टाइम से कुछ टैक्सेस वगैरह, रिटर्न वगैरह फाइल नहीं की थी. तो वो जानना चाह रहे थे कि इस पे कितना टैक्स बनेगा, तो वो कहाँ से हम देख सकते हैं या कहाँ से वो प्रॉपर कैलकुलेशन हम कर सकते हैं? गौरव जी, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताएंगे ना आपकी. अगर फॉर एग्जांपल आपने टेक ओवर जनवरी में करा है 2022 के अंदर, ठीक है, और उस कंपनी ने, हम इमेजिन करते हैं कि 18 रिटर्न्स नहीं फाइल करी, बट उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट तो बताएंगे ना कि उसने एविएशन सर्विसेज किसी उसको प्रोवाइड करी थी 18 से लेके 21 तक. ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मैंने भी यही कहता था, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कुछ भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए हम रुक गए हैं टेक ओवर में. तो पहले हम ये देख लें कि कितना टैक्स बनता है, तो वो हम किसी ऑफिसर से पता कर सकते हैं उसके जुरिडिक्शन ऑफिस में जाके, या नहीं? ऐसा कुछ है क्या इसमें? मैं अब एक चीज सिंपल समझिए कि अगर मैं बताऊंगा ही नहीं कि मेरी इनकम कितनी है, तो डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा? रिटर्न फाइल करते समय पता नहीं चल सकता ना. बट हाँ, अगर आउटर सोर्सेज के थ्रू पता कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर उनकी सर्विसेज को चेक होल्ड करा जाए, जैसे अगर एविएशन इंडस्ट्रीज हैं तो देयर प्रॉपर लॉग्स इनके होते हैं कि उन्होंने किस कंपनी को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो एविएशन इंडस्ट्रीज के अंदर आपको पर्टिकुलर एयरपोर्ट से मिल सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट. वो आपको बता सकते हैं कि आपने कितने तक की सर्विसेज, आप तब वहां से कैलकुलेट कर सकते हो. बट वो भी एक अप्रॉक्स आइडिया ही आएगा, क्योंकि बिकॉज आपने क्या चार्जेस करे हैं और चार्जेस पे क्या टैक्स लगा है, आई डोंट थिंक सो कि वो मिल सकता है, क्योंकि दैट्स अ पर्टिकुलर वेरी सीक्रेट इंफॉर्मेशन व्हिच नॉट अवेलेबल टू पब्लिक एट लार्ज. ओके. अच्छा, एक चीज ये था कि एक सबसे मेन क्वेश्चन अदर प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे मैं बात करूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो वो जनरली अकाउंट्स और टैक्सेशन में डील करते ही हैं. बट अगर मैं अदर प्रोफेशनल्स की बात करूँ, लाइक एज कंपनी सेक्रेटरी एंड एडवोकेट्स, जो बेसिकली जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन आज के टाइम में जीएसटी जिस हिसाब से बढ़ रहा है और चीजें सही हो रही हैं, तो उसमें प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी में क्या हमें स्टेप लेना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि ये चीजें ना, जैसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें पता है कि यार कंपनी को कैसे डील करते हैं, तो एज ही आप एज अ कंसल्टेंट, जीएसटी कंसल्टेंट, अगर आपको जीएसटी कंसल्टेंट बनना है तो आप कौन से स्टेप से स्टार्ट करें? नहीं, मैं सिंपल, गौरव जी, एक चीज बड़ा सिंपल सा है. अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं कंपनीज के, ठीक है, तो यू हैव टू पिच देम दैट यू आर आल्सो डीलिंग इन द कंप्लायंस वर्क ऑफ द जीएसटी. उनके लिए तो बेनिफिशियल है कि उनको तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल जाएगी कि एक प्रोफेशनल पे उनका सामान है. नहीं राहुल, इनको ये भी बोलो कि जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स भी पार्टिसिपेट पूरा करें, उससे भी आपको काफी इंसाइट मिलेगी फ्रॉम द लर्नेड स्पीकर. मैं उससे आ रहा हूँ. कैरी ऑन योर डिजायर ऑफ बिकमिंग अ जीएसटी कंसल्टेंट बॉस. मैं उसी पे ही आ रहा हूँ. सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं 5 days का ये पूरा वेबिनार, आपका जो कोर्स है वो कंटिन्यू करूं. मेरी आज एक और वेबिनार भी थी, क्योंकि हमें सीएस को ना पीसीएच आवर्स भी कंप्लीट करने होते हैं, तो मैं वो भी देख रहा था, लेकिन मैंने उसको म्यूट पे करके आपके इस कोर्स को सुनना ज्यादा पसंद किया. और राहुल जी ने बहुत, Rahul has been very connecting with the audience and he has really made it so interactive that it is really meaningful यार. अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और सर, ये चीजें जो राहुल जी ने बताई,
तो काफी चीजें ऐसी थी जो शायद मुझे नहीं पता थी, तो मैंने वो भी सीखने की कोशिश की। और मैं इसलिए आज ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मे बी पॉसिबल और नॉट कि आने वाले 5 दिनों में क्या रहेगा, शाम का टाइमिंग तो क्या मैं रहेगा। उसका अभी आपको ब्यौरा दूंगा। आई विल जस्ट टेक 5 minutes and I'll talk about the entire program, upcoming topics along with the name of the speakers. I'll just give a brief of it. Once Rahul is done, I will pick up another 5 minutes and talk about it, and then Miss Shivali Gupta, she will be talking about something on companies law and related seminars. So Rahul, once you are done, let me know. मेरा जो प्रॉपर जो मैं डिस्कशन करना था अपने सब फ्रेंड्स के साथ मैं कर चुका हूँ। मैं बस अब क्वेश्चन आवर्स के अंदर ये थे सब कुछ आपने अटेंड देखा नहीं क्या? Actually, I thought maybe questions and answer session is still going. या क्वेश्चन एंड आंसर भी चल रहे हैं क्योंकि 8:30 तक का टाइम मुझे दिया गया था, तो 8 o'clock Okay, no, very good. I think I really appreciate, and I can proudly say on behalf of all the participants and core team members that Rahul, you have done justice with this So can I ask session. the last question, if it is permission? Please. Quickly, please. I just wanted to know the benefit of GST. What is the benefit of GST? बेनिफिट ऑफ जीएसटी फॉर आप किस पर्सपेक्टिव से मुझसे पूछना चाहते हो? एज अ प्रोफेशनल, एज अ डीलर और एज अ टीचर, क्या मतलब पे थोड़ा सा आप मुझे लाइट आउट करें। Sir, I'm just a learner. I've never it is my first class of GST. आज ही मैंने देखा है कि GST होता क्या है। ठीक है। To be very honest, मुझे भी नहीं पता कि GST हम भर के क्या मिलेगा हमें वापस, इन रिटर्न क्या मिलेगा मुझे। अब मानो अगर मैं कल को बिजनेस कोई खोलता हूँ और GST भरता हूँ तो मुझे इन रिटर्न मिल क्या रहा है वापस? आपको मिल क्या रहा है? आप जब भी कोई गुड्स परचेज करोगे उस पर टैक्स पे करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज का कोई गुड्स परचेज करा है, कोई इनपुट आपने लिया है, उसका 10 रुपए का आपका इनपुट है, ठीक है, और आपने कोई गुड उसके थ्रू बनाया है और उसको आपने 150 का बेचा है, जिसके ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया 20 रुपीज का। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे तो आप कितना टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को? सर मेरे को लगता है कि जीएसटी फिर जो हमने उस बायर से खरीदा होगा उतना तो हम भरेंगे। बट आप जो अपना प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाओगे ना मेरे भाई, आपने अगर सोचो कि अगर 150 रुपए का प्रोडक्ट बनाया है और उसके ऊपर आपके पास 20 रुपए का टैक्स भी गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, तो जो आपने 10 रुपए पहले जिससे परचेज किया था उसको सेट ऑफ करके आप सिर्फ सरकार को सिर्फ 10 रुपए दोगे। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने का बेनिफिट ये है कि दैट यू कैन अप्रोप्रिएट योर इनपुट विद योर आउटपुट टैक्स। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा होगा देन यू हैव टू पे गवर्नमेंट टू द 20 रुपीज plus you will have to face 10 rupees loss which you might have taken if you had get yourself registered in future, if you had registered, you have taken the registration earlier. And moreover आप डीलर हो, जैसे बहुत से प्रोफेशनल्स ने यही क्वेश्चन पूछा कि जैसे जो प्रैक्टिस चल रही है ऑल डेली की साइड पे है, जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों लें, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पीछे कोई नहीं आ रहा, कोई आएगा तो हम देख लेंगे। टाइम चेंज हो रहा है, थिंग्स आर गेटिंग वेरी वेरी क्विकली चेंजिंग, डिपार्टमेंट इज गेटिंग मोर एंड मोर प्रोएक्टिव एंड जिसका खामियाजा जो डीलर्स को हैरेसमेंट जो होती है कि वो 5-5 घंटे बिठाना, वो इसीलिए होता है कि वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं तो देन दे हैव टू गिव द पर्टिकुलर टैक्स टू द गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एंड वो बहुत हैवी अमाउंट से उनको पे करना पड़ता है। So it's better to get yourself registered, pay the good taxes to the government and hire a good professional or then life is easy. Sir, इस कोर्स के लिए मेरे को क्या prerequisites होंगी? So Rohit, maybe you can speak with Rahul at the end of the session separately. He will guide you. Okay. Maybe we are running short of time. In the interest of all the participants and the course contour, let us continue with the proceedings. You please park this question and check with Mr. Rahul. He will guide you. He is a practicing lawyer and he knows ins and outs of the profession. He will tell you the benefit of knowing the tax, benefit of avoiding any ignorance by knowing the tax. All those things he will explain you. Thank you.
Thank you very much, Rahul, for your time, and really appreciate on behalf of all the participants. It's been really very interactive, very knowledgeable, and by the way, very engaging. Typically, these kind of sessions become boring, monotonous, but it was really very engaging. Thank you. So thank you for that, and on behalf of all the members and participants. Dear friends, now I would like to take 5 minutes to talk about this course in terms of how this course will proceed in coming 3-4 days, like the topic which we will be covering, and the speaker or the faculty who or she will be talking about on it. And then I will give this dais to Miss Gupta. She will be talking about corporate law related things. So I'll just share a 2-pager PPT slide to talk about the program. Is my PPT is visible to all? Perfect. Yes, sir. All right, very good. So friends, I think we must thank JIPA Professional Association for bringing forth this GST Learning Certification course free of cost to all the students and budding professionals, and making it so enriching that it will cover most of the important things of GST law. This course will cover 5 days learning with certificate. Those participants who are participating till end, they will get the certification and registration requirement was the first topic, which Rahul has very well covered and done justice, including he put forth the REG 01 form as well. Really appreciate that. And in coming days, we will be talking about time of supply, place of supply, scope of supply, and input tax credit related things, including the block credit. Another interesting topic will be audit assessment, advance ruling, notices and recovery, anti-profiteering and refund on GST. E-commerce has become a buzzword these days. All digital economy, all e-commerce transactions, and how GST has evolved and compliances under GST for e-commerce business will be talked about as we progress. So now let's talk about the speakers also. First topic was registration and revocation. Advocate Rahul Gupta took it, and he did it very well. Next topic will be time of supply, place of supply, scope of supply, and input tax credit, including block credit. So CA Advocate Shivashish Karnani, along with CA Dipakshi Agarwal, they will be taking up this topic tomorrow from 5 p.m. to 7 p.m. Audit, assessment, and advance ruling. Very interesting and important topic for all the professionals, practitioners, because there are so many nuances, notices, audit exercise, etc. going on. So CA Buneet Sundrial, very prominent and expert in practical knowledge of all those audit and assessment. He has agreed to deliberate on the topic on 30th January. Again, 2 hours program, 5 to 7. Next is notice and recovery. Advocate Rahul Gupta will talk about notice and recovery. He will share the gist of his practical experience inside the court, outside the court. All those details he'll be sharing, and we can count on the way he has covered the registration related topic, meaning making it so interactive. So really looking forward to that. And the last will be anti-profiteering, refund, GST, and e-commerce business and relevant provisions. CA Ginita Shah, along with Pushpendra Dikshit, which is myself, we will be taking it up for 2 hours on 2nd of June. So that's how we will be proceeding, and look forward to more knowledge on the subject of GST, and make yourself more valuable for yourself as well as for the profession and your practice. With this, I would like to give this dais to Miss Shivali to talk about
Shivanshi Gupta. My apologies. Miss Shivanshi Gupta, please carry on for next 5-10 minutes your session and just enrich the participants about. CS Shivali Gupta. Yeah. Pushpender sir, is the recordings will also be available for us? Praveen sir, can you comment on it? Praveen sir? Yes, sir. Recording will be available after some time at our YouTube channel. Right, sir? Perfect. Perfect. Thank you. So answer to your question is yes, but it will be available on YouTube channel. You can access it. What is the channel, sir? Jipa Professional. Hello. YouTube channel name is Jipa Professional. Hello. So Shivanshi Gupta, can you please present and. Hello. CS Shivali Gupta is just coming, and she is our vice chairperson of committee of corporate law, and she is also chairperson of ICSI chapter of Ludhiana. Please, Shivali Gupta ji. Very good evening, Praveen sir, and all the participants of GST Professional Certificate course. Myself, Shivali Gupta. I am from. Each second, sir. Myself, CS Shivali Gupta. I am from Ludhiana. Vice Chairperson, Ludhiana chapter of NIRC of ICSI. In JIPA, it's the professional association. Praveen sir has given me chance as a vice chairperson of corporate law committee. I'm very thankful to you, sir, for this proud. Next, we are organizing so many courses for young professionals, for practitioners, professionals, CA, CS, CWA, also for advocates. We will cover grassroots levels, that is from starting to end, so that all the young members come to know about practicalities. Actually में होता क्या है कि हम मॉड्यूल रीड करके आ जाते हैं, but we don't know about the practicalities. Actually में क्या issue आता है? So इसीलिए हम GST कोर्स को लेके आए. प्रवीण सर ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जिसमें उन्होंने 5 days का कोर्स रखा कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर चीज के बारे में everything you will get to know, and any type of queries are always welcomed. Praveen sir will share the email ID. You can share your views and also queries, and our professionals will answer you. Thank you, Praveen sir. Thank you for giving me such a responsibility as a vice chairperson of the corporate law committee, and surely I will come with some webinar on corporate law topic. As you always say, कि ma'am come out, I will surely come out. Actually, branch की activities say I'm not getting time, but will surely come with something new. Thank you, sir. Thank you, CS Shivali Gupta, for your knowledgeable words, and I agree with you that practical experience, nothing can replace the practical experience on the subject. Well said. Now I request Praveen Jain sir to just talk about JIPA and association before we wind up this program. Sir, just to hand over to Shri Vinit sir.
Pushpender is just 5 minutes for Vineet ji. Okay. Vineet ji, please. Hello, Vineet sir, please. I think he's not there. I want to say that this program is JIPA Professional Association organized for professionals and industrial accountants and for student also, for their benefit at large. And this is say learning is not an end and not a age for learning. With this, I would like to say thanks of all and for our faculty too. Thanks a lot. Thank you for your guidance, Praveen, and really appreciate your support and knowledge sharing willingness of all the faculty members. We look forward to learn and grow in our career in our endeavors. So by this we have come to an end. Just a minute, sir. One more information that WhatsApp group for this course will be initiated, and all the numbers will be added in that, and anyone can share their query, and we will give answers for that. Okay, perfect. This is really good news. Thank you everyone. Thanks for taking your time out, and we look forward for your continuous support for coming 4 days to get more insight of the GST law and grow together. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you, sir. Thank you, Pushpender ji. Very much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sir, can the slides be shared? And most welcome in next seminar tomorrow and thereafter. Definitely. Also. Thank you, Rahulji. Thank you. Sir, thank you so much. Thanks a lot, sir, for this webinar. Thank you so much.
You are requested to everyone to register your mark your attendance at Google form, please, for securing your certificate. हाँ सर, एक मिनट सर.